नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्मी अग्निवीर के सैंपल पेपर 14 में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं उनमें जैसा कि स्टूडेंटों का फीडबैक है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे सैंपल पेपर को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे जो एग्ज़ाम में वो पूछे जा रहे हैं। तो ये सैंपल पेपर सीरीज आप लोगों के लिए, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप एग्जाम से पहले इस सीरीज को, पूरी सीरीज को देख के जरूर जाएं, सो दैट आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा और क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। और हम अपने इस चैनल पे इवनिंग में जो पेपर आ रहा है बच्चों का, क्योंकि बच्चे जो हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं उसके बेसिस पे हम आपको पेपर का एनालिसिस भी करा रहे हैं। तो आप उस एनालिसिस को भी देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सैंपल पेपर 14, जो कि बहुत आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सैंपल पेपर 14 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2024 में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते। 3 ग्रैमी पुरस्कार भाई साहब, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे एक साथ फरवरी 2024 में। ये किसने जीते हैं ये बताना है। ठीक है भाई, तो ये जीते थे आपके जाकिर हुसैन साहब ने। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। जो जाकिर हुसैन है, अब क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो किससे है, तो आपको ये भी बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबला वादक है ये क्या है? तबला वादक हैं। जो जाकिर हुसैन है तबला वादक हैं और इनको 3 ग्रैमी पुरस्कारों से जो है वो सम्मानित किया गया था। ये देखिए, भारतीय संगीत के विश्व स्तर के जो हैं वो कलाकार हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने? दिसंबर 2023 में बने थे। कौन बने थे? तो ये बने थे विष्णुदेव साई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2023 में विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। और ये जो है विष्णुदेव साय, ये आपके बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया, और ये आपके आदिवासी समुदाय से आते हैं। ठीक है, ये आदिवासी समुदाय से आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्च 2024 में अदिति योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? वर्ष 2024 में जो अदिति योजना है ये किस मंत्रालय ने शुरू की? तो भाई साहब ये शुरू करता है आपका रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये जो योजना है ये रक्षा क्षेत्र में नवाचार मतलब इनोवेशन के लिए जो है वो बनाई गई थी। जो अदिति स्कीम है, इनोवेशन जिसको हम नवाचार बोलते हैं। ठीक है, इनोवेशन यानी कि नवाचार के लिए भारत जो आपका रक्षा मंत्रालय है या डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें ये जो है वो शुरू की गई थी उसके द्वारा। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि स्टार्टअप और रिसर्च को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, और रणनीतिक तकनीकों के विकास पर भी ये जो है अदिति स्कीम ये ध्यान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाइयों। बहादुर शाह जफर 2 का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो घटना बताना इन चारों में से किससे उसका संबंध है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन और चौथा है 1857 का विद्रोह। तो बहादुर शाह जफर जो थे इनका संबंध है आपका 1857 की क्रांति से, यानी कि 1857 के विद्रोह से। अब जो ये बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर 2, यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था।
तो ये आपके अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट भाई साहब यही था। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो एक क्वेश्चन तो ये पक्का हो गया कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, आपको बताना है। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ये अंतिम मुगल सम्राट था। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों ने इसे अपना जो है वो नेता मान लिया, और इसी के चलते अंग्रेजों ने इसको क्या है, रंगून जेल भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? रंगून भेज दिया भाई साहब। ठीक है, रंगून भेज दिया, और जो है आपका ये मुगल सम्राट का यहीं पे अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की, है ना? तो रामकिशन मिशन की स्थापना करते हैं आपके स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकिशन मिशन की स्थापना होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कब उठता है, कब होती है? देखिए, कभी भी किसी की स्थापना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो 2 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें याद रखनी है, कब हुई, कहाँ हुई और किसने की। ठीक है, तो किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1897 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रामकिशन मिशन की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1897 ईस्वी में हुई। ये देखिए, सेवा आध्यात्मिकता पर आधारित जो है वो संस्था है। और क्योंकि इसका नाम रामकिशन मिशन क्यों रखा? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके गुरु थे रामकिशन परमहंस। ठीक है, और उनके विचारों पर आधारित ही जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने ये मिशन बनाया, संस्था बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करवा चौथ में देवी गौरी किसकी अवतार मानी जाती हैं? तो करवा चौथ में जो देवी गौरी हैं इनको जोड़ा जाता है आपका पार्वती से। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देवी गौरी जो है वो पार्वती का ही रूप है, और यह पर्व जो है वो सुहागन स्त्रियों के लिए मनाया जाता है, करवा चौथ जो है। ठीक है, शिव पार्वती की पूजा इसमें क्या की जाती है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सूरजकुंड शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला जो है ये आपके हरियाणा में आयोजित किया जाता है, और हरियाणा के भी फरीदाबाद में इसको आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है, हरियाणा के फरीदाबाद में ये आयोजित होता है, क्योंकि कई बार आपसे शहर भी पूछ लिया जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। दूसरा, ये फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, फरवरी माह में ये आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कब आयोजित होता है, तो फरवरी माह में ये आयोजित किया जाता है आपका सूरजकुंड शिल्प मेला। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध मेला है और हस्तशिल्प और संस्कृति का एक बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला? गीतांजलि श्री को जो बुकर पुरस्कार है वो किस पुस्तक के लिए मिला? तो वो मिला था आपका रेत समाधि के लिए। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेत समाधि है ये एक हिंदी का उपन्यास है। ये क्या है? एक हिंदी का उपन्यास है दोस्तों। इसके लिए जो है वो गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और इनको भाई साहब आपका 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्या मिला था? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिगबोई किस राज्य में स्थित है? ठीक है, डिगबोई जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका असम में स्थित। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी क्या है?
गुवाहाटी। गुवाहाटी यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो डिगबोई है, ये भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है दोस्तों। ठीक है, जो डिगबोई है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी यही है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, आपको बताना है। डिगबोई है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, असम में ये स्थित है। इसका जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है? ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना जो है वो की जाती है, डिगबोई की। ठीक है, डिगबोई तेल रिफाइनरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि वह उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस खनिज के बड़े भंडार हैं। तो इन तीनों जो राज्य हैं, इनमें बॉक्साइट के जो हैं वो भंडार आपको मिलेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जो बॉक्साइट है, ये देखिए इससे बनाया क्या जाता है, इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है इससे निकाला जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। और इन तीन राज्यों में जो है वो बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस किस में? उड़ीसा में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अगर हम औद्योगिक दृष्टि से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो सिक्किम है दोस्तों, ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और ये नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया में जो है वो उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है। विशेषता पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जमींदारी रूप, ये तो है नहीं। दूसरा है राजतंत्र, ये भी नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र है हम। तीसरा है राष्ट्रपति रूप, तो ये भी नहीं है। चौथा है संसदीय रूप। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, संसदीय रूप है। ठीक है, और जो है हमारा वो फेडरल सिस्टम है भैया। जो भारतीय संविधान है, इसका जो विशेषता है वो एक तो ये है कि संसदीय रूप है, दूसरा है ये एक फेडरल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए संसद में आता कौन कौन है। संसद में आता कौन कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। संसद में कौन कौन आता है। तो संसद तीन चीजों से मिलके बनती है। संसद तीन चीजों से मिलके बनती है। पहले हो गया आपका लोकसभा, उसके बाद हो गया आपका राज्यसभा, उसके बाद हो गया आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तीनों से मिलके ही क्या बनती है आपका संसद जो है वो बनती है दोस्तों। ठीक है, संसद इन तीनों को मिलाकर ही बनती है। लोकसभा जो है ये निम्न सदन है, निचला सदन इसको बोलते हैं। लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। ठीक है, इसको लोगों का सदन भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं इसको। और जो लोकसभा है ये आपका अस्थायी सदन है, ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। इसको भंग किया जा सकता है। इसको कौन भंग करता है? राष्ट्रपति इसको भंग करता है। ठीक है, इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा जो है ये आपका अपर हाउस है। ठीक है, ये संसद का अपर हाउस है। दूसरा ये एक स्थायी सदन है। ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके एक तिहाई सदस्य जो हैं, एक तिहाई सदस्य वो प्रति 2 वर्ष में बदल जाते हैं। प्रति 2 वर्ष में बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके लिए
राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना, अपना राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। लेकिन अगर लोकसभा की बात करूं तो इसके लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु चाहिए, तो आप लोकसभा का जो है व्यक्ति वो सदस्य बन सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु चाहिए। तो ये सारी चीज आप याद रखोगे, पूछे जा रहा है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 ए जो है वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका अनुच्छेद 51 ए, ये अगर मैं भाग की बात करूं तो संविधान के भाग 4 ए से संबंधित है। संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य हैं कितने, ये पूछ लिया जाता है कि भाई मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य अगर मैं अभी की बात करूं प्रेजेंट में, तो अभी हैं मौलिक कर्तव्य हमारे 11। ठीक है, पहले कितने थे? जब मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जो है ये जोड़ा गया। उस वक्त जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी कितने हैं? 11 हैं। जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा होता क्या है, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराना उनके अभिभावकों और उनके माता पिता का जो है वो मौलिक कर्तव्य है। तो ये जो है ये भी जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसलिए क्योंकि 10 पहले थे, तो अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11। तो ये क्वेश्चन, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कल या परसों के पेपर में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कि विवेक राम चौधरी किस बल के प्रमुख थे? विवेक राम चौधरी जो थे, ये भाई साहब आपके इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, वायुसेना, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के ये प्रमुख जो है वो रहे हैं, और एयर चीफ मार्शल पद पर इन्होंने कार्य किया है, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, विवेक राम चौधरी जो हैं ये आपके एयर चीफ मार्शल जो है ये रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ जी, बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, या वायुसेना प्रमुख कौन है, वर्तमान में कौन है बताइए। वर्तमान में है आपके एपी सिंह, जिनको हम अमरप्रीत सिंह भी कहते हैं। ठीक है, अमरप्रीत सिंह जो हैं ये आपके अभी वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, अमरप्रीत सिंह या एपी सिंह आप बता सकते हो। ठीक है, देखिए 30 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ ली। 28वें प्रमुख के रूप में ये जो है वो शपथ लेते हैं भाइयों। ठीक है, अगर मैं थल सेना की बात करूं, थल सेना प्रमुख कौन है, तो वो हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना प्रमुख जो हैं वो हैं आपके दिनेश के त्रिपाठी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो हैं ये अभी बने हैं भाई साहब आपका एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमण्यम जो है इनको सीडीएस अभी बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। हाँ, जो आपका वायुसेना दिवस है
वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आप ऑप्शनों को देखोगे, सबसे पहले वायुसेना है, तो मैं बताता हूँ वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है वो आपका 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो आपका थल सेना दिवस है ये आपका 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और को कोस्ट गार्ड कोस्ट गार्ड दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप नोट डाउन कर लेना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं दिवस। महत्वपूर्ण दिवसों में इनको पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्मी का एग्जाम है, डिफेंस से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में हुआ? तो ये हुआ था भाई साहब आपका भारत में। भारत ने इसको जो है वो कराया था 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, और विभिन्न शहरों में जो है इसके मैच हुए थे। तो ये भारत में जो है वो आयोजित हुआ, और इसमें भाई साहब जो विनर रहे ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसमें खिताब जो है अपने नाम किया। लेकिन अभी एक करंट का क्वेश्चन यहां से बनता है, जो भी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था आपके भारत और श्रीलंका में, इसको आयोजित किया गया था। और इसमें जो विनर थे, ठीक है, ये जो ट्रॉफी है ये भाई साहब भारत ने अपने नाम की थी। ठीक है, भारत ने जो है ये ट्रॉफी अपने नाम की है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है कब आयोजित हुआ? 2026 में आयोजित होता है। भारत इसमें विजेता बनता है। ठीक है, न्यूजीलैंड को हराकर यहाँ पर तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जो है वो भारत जीतता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनमें से कौन जंतु उत्तक नहीं है? जंतु उत्तक इनमें से है कौन नहीं, ये बताना है। तो ब्लड जो है ये भी जंतु उत्तक है भाई। ठीक है, उसके बाद फोलम, ये जंतु उत्तक नहीं है। ठीक है, एनिमल टिश्यू नहीं है फोलम। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्लड जो है ये मानव शरीर का भाग है। ठीक है, तो ये जंतु उत्तक है, तो ये नहीं हो सकता। मसल भी जंतु उत्तक है, नर्व सेल तंत्रिका कोशिका भी जंतु उत्तक है। फोलम जो है ये जंतु उत्तक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि किस जीव में बहुकोशिकीय संगठन पाया जाता है? बताइए किस में पाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है आपका क्लेमाइडोमाइनास, जीवाणु, पैरामीशियम और नीम का पौधा। तो बहुकोशिकीय संगठन जो है वो आपका पाया जाता है इनमें से नीम के पौधे में। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है नीम का पौधा ये बहुकोशिकीय प्लांट है, बहुकोशिकीय पादप है ये। ठीक है, बहुकोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय पादप जो है ये है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है वो विभिन्न उत्तक और जो अंग हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और अन्य अगर हम बात करें क्लेमाइडोमायन मोनास की, ये भी एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव है, और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तीनों एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। सिर्फ नीम का पौधा जो है ये आपका बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गैसों का विनिमय कहाँ होता है? जो गैस हैं उनका विनिमय कहाँ होगा? तो ये होगा अल्वियोली में। कहाँ पे होगा? अल्वियोली में गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एल्वियोली होता क्या है? देखिए जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर एक संरचना होती है। फेफड़ों के अंदर एक संरचना होती है, उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म संरचना होती है। ये एल्वियोली करती क्या है? फेफड़ों के अंदर होती है। ये एल्वियोली आपका ऑक्सीजन को जो है वो लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है दोस्तों।
तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। एल्वियोली कहाँ पे पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। कई बार ऑप्शन में फेफड़े दे देगा, कई बार एल्वियोली दे देगा। जब एल्वियोली देगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा टफ पेपर आया। ठीक है, तो एल्वियोली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पौधे अतिरिक्त जल कैसे निकालते हैं? जो पौधों में अतिरिक्त जल है उसको वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे आपका वाष्पोत्सर्जन से। ठीक है, किससे निकालेंगे? वाष्पोत्सर्जन से जो है अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है ये करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं। और करते कैसे हैं मैं आपको बता चुका हूं। जो पौधे की पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां इनकी होती हैं, इनमें यहाँ पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। इन रंध्रों की सहायता से ही ये क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं, और यहीं से ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। गैसों का आदान प्रदान यहीं से करते हैं, रंध्रों से। इंग्लिश में इनको स्ट्रोमेटा कहते हैं। इंग्लिश में इनको स्ट्रोमेटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। अब जो वाष्पोत्सर्जन ये करते हैं, जो अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर निकालते हैं, वो भी इन रंध्रों की सहायता से ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य में आपके उत्सर्जन अंग होते हैं ना, ऐसे ही पौधों के उत्सर्जन अंग यही हैं। ठीक है, रंध्र ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जैसे मनुष्य जो है अपना सांस किससे लेता है? अपनी नाक से लेता है। ठीक है, सांस लेता है, छोड़ता है नाक की सहायता से। ऐसे ही पौधों में रंध्र होते हैं, स्ट्रोमेटा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसमें बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है? ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विया स्पोर्स, बीजाणु द्वारा किसमें प्रजनन होगा? तो ये होगा आपका राइजोप्स में। किसमें होगा? राइजोप्स। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें प्रजनन होगा। ये क्या है? ये एक फफूंदी है, फंगी है। ठीक है, ये एक फफूंदी है भाई साहब, ये एक फंगी है, फंगस है। ठीक है, ये एक फंगी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है? बीजाणु बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? बीजाणु इसमें बनते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस जीव में बुडिंग जिसको हम बडिंग जिसको मुकुलन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया में पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका हाइड्रा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो हाइड्रा है इसमें मुकुलन जो होता है, जो बडिंग होती है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया में पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग जो है वो होता है। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रा है इसमें अलैंगिक प्रजनन जो है मुकुलन द्वारा किया जाता है। जो इसमें अलैंगिक प्रजनन है वो मुकुलन के द्वारा यानी कि बडिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें पुनर्योजी कोशिकाएं जो हैं वो नई संतान बनाती हैं। पुनर्योजी कोशिकाओं का मतलब होता है जो आपका ये रीजनरेटिव जो सेल्स हैं, पुनर्योजी कोशिकाओं का मतलब होता है रीजनरेटिव सेल्स जो हैं, ये आपके नए संतान जो है इसमें बनाती हैं। ठीक है, और ये ताजे पानी में पाए जाने वाला सरल जीव है भाई साहब, हाइड्रा। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, मछलियां श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग किसकी सहायता से करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो मछलियां जो हैं वो गलफड़े की सहायता से जो है, गिल्स जो इनमें होते हैं मछलियों में, इनकी सहायता से ऑक्सीजन जो है उसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, और इनकी सहायता से ही श्वसन करती हैं, गलफड़ों की सहायता से ही, मतलब गिल्स की सहायता से ही मछलियां करती हैं श्वसन। ठीक है, तो जो ये गलफड़े इनके होते हैं, ये पानी से ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, और जो मछलियां हैं वो अपने जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन लेती हैं और उसका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, बच्चे सोचते हैं भाई मछलियां जल में रहती हैं तो वो भाई साहब कैसे जिंदा रहती है, ऑक्सीजन तो उनको मिलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि जो पानी है, जो जल है, वो H2O से मिलके बना होता है, H2O। इसमें ऑलरेडी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है।
ऑलरेडी क्या होती है इसमें, ऑक्सीजन होती है। इसी ऑक्सीजन को जो है वो ग्रहण कर लेती हैं, इसी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं किसकी सहायता से, गिल्स की सहायता से, ठीक है, गलफड़ों की सहायता से, ठीक है, गलफड़ों की सहायता से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। समान रूप में बदलते वेग के लिए औसत वेग क्या होगा? औसत वेग हमेशा क्या होता है? देखिए, u जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेग, v जो है वो फाइनल होता है, और बटे में 2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका औसत वेग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका औसत वेग, ये हो जाएगा। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, शुरुआती वेग और अंतिम वेग और बटे में 2, यही औसत होगा। तो ऑप्शन 3 में दिया हो, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, u जो होता है ये आपका प्रारंभिक वेग होता है, u को प्रारंभिक वेग दिखाते हैं, v जो है इसको अंतिम वेग दिखाते हैं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और बटे में 2, यही होता है आपका औसत वेग। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 देखिए, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत वेग से चल रही है तो कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, नियत वेग से चल रही है ना, नियत वेग से कोई चल रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, सीधे रास्ते में चल रही है, तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला है कि वस्तु त्वरित होती है, तो त्वरित तो होगी नहीं। क्लियर है भाई? वस्तु विश्राम में है, विश्राम में भी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेग से जो है वो चल रही है, वो बोल रहा है चल रही है, चल रही है, तो भाई वो विराम में तो होगी नहीं। कुल बल शून्य होगा, बिल्कुल सही, ये सही हो जाएगा। जो बल है उस पे जो है वो शून्य हो जाएगा। जब बल शून्य है तभी तो वो एक सीधी रेखा में नियत वेग से चल रही है। अगर उसका वेग घटता बढ़ता तो बल जो है वो भी घटता बढ़ता और उसमें त्वरण भी होता, ठीक है, और असमान त्वरण होता है, तो ये भी नहीं है भाइयों। तो ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा कि कुल बल जो है वो शून्य है, नेट फोर्स इसमें 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गलत कथन चुनिए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में है, गलत कथन का हमें बताना है, इनमें से गलत कथन कौन सा है। पहला है, जो आपका ग्रेविटेशन है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, सही है, ठीक है, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वेट उतना ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पुल उतना लगेगा, है ना, लेकिन हमें क्या बताना है, गलत बताना है। दूसरा है, गुणनफल पर निर्भर करता है, जो आपका ग्रेविटेशनल है ये गुणनफल पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल करता है गुणनफल पर निर्भर, ठीक है, किसके गुणनफल पर, वजन के गुणनफल पर ये निर्भर करता है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आएगा आपका द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल करता है। तीसरा है, दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। जितना पृथ्वी के नजदीक कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगी, उतना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। जैसे वो ऊपर जाती चली जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के साथ जो है वो घटता है, पृथ्वी से दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो घटता है, तो ये भी सही है, लेकिन हमें तो गलत बताना है। और चौथा है, माध्यम पर निर्भर करता है, तो ये भाई साहब माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये कथन गलत है, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 देखिए, यदि R1 प्लस R2 बराबर 10 ओम है और R1 4 ओम है तो R2 क्या होगा? वैसे तो ये मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपका फिजिक्स में पूछ लिया है, ठीक है भाई। एक चीज बताओ, R1 R2 दोनों 10 हैं, उनमें से एक 4 है तो दूसरा 6 ओम ही तो होगा, इसको भी लिख के बताऊं, 6 ओम उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, इसको मैं करने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विसरण दर के बारे में सही कथन क्या है? आज के सैंपल पेपर में जो है वो कथनों से बहुत सवाल आ रहे हैं, तो विसरण दर से बताना है कि सही कथन कौन सा है इसमें से। पहला है, ठोस बराबर द्रव्य है, ये तो है ही नहीं। दूसरा है आपका कि ठोस जो है
वो ग्रेटर देन है, बड़ा है द्रव्यों से, तो ठोस में जो है वो विसरण जो है वो ज्यादा होता है द्रव्यों से, ये भी नहीं है। तीसरा है ठोस में जो विसरण है वो कम होता है द्रव्यों से, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो ठोस हैं वो द्रव्यों से धीमी गति से विसरित करते हैं और ठोस नहीं फैलते। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठोस ठोस भी फैलते हैं जब गर्म करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पोटासियम सल्फेट का सही सूत्र कौन सा है? पोटासियम सल्फेट जो है उसका सही सूत्र पूछा है, तो K2SO4 जो है सही सूत्र हो जाएगा, क्योंकि SO4 जो है इसकी जो वैलेंसी है वो -2 होती है। क्या होती है? -2। तो इसके लिए 2 तो चाहिए पोटासियम, तो K2SO4 जो है इसका सूत्र बन जाता है। ठीक है, सही सूत्र है K2SO4, सोडियम आपका पोटासियम सल्फेट। ठीक है, के जो है पोटासियम दिखाता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा पोटासियम को किस से दिखाया जाता है? ऑप्शन में के दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यह किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है? आपको अभिक्रिया दे दी CaO और H2O मतलब पानी, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक AB बना रहे हैं, एक ही जो है आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है ना, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर इसका उल्टा पूछ लेता तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाती। कल के पेपर में इससे क्वेश्चन आया भाई साहब। ठीक है, कल के पेपर में इस संयोजन अभिक्रिया से, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें होता क्या है? हीट निकलती है, हीट इसमें से निकलती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साबुन बनाने में उपयोग होने वाले लवण किस धातु के होते हैं? जो साबुन हम बनाते हैं ना, उसमें जो लवण प्रयोग किए जाते हैं वो किस धातु के होते हैं? तो वो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो सोडियम के होते हैं। किसके होते हैं? मुख्य रूप से सोडियम के होते हैं। कई बार पोटाशियम भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो सोडियम को यूज किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फैटी एसिड के जो सोडियम लवण होते हैं वो साबुन बनाने में उपयोगी होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है वो पोटाशियम भी यूज कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गणित के सवाल आगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, कि यदि किसी संख्या का 2/5वां भाग घटाने पर 54 मिलता है तो संख्या क्या होगी? मान लो मैं मान लेता हूं संख्या 1 है। ठीक है, किसी संख्या का 2/5वां भाग घटाना है इसी संख्या का, तो संख्या कितनी मिलती है? 54 मिलती है। तो संख्या बतानी, संख्या कितनी थी भाई? इसका आप लघुत्तम लोगे 5 और 5 एक 5, तो 5a घटा 2a बराबर 54 हो जाएगा। 5 में से 2 के घटाओगे 3a बटे में 5 बराबर 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां लिख लेता हूं। अब a को यहीं रहने दो, 54 जो गुणा में है उसको भाग में कर दो और जो भाग में है उसको गुणा में कर दो। तो 3 से जब काटोगे 18 बार, 18 तिया 54, और a बराबर क्या हो जाएगा? 18 पंजे 90। इसका मतलब वो संख्या 90 थी जिसका 2/5वां हिस्सा घटाने पर 54 प्राप्त हो रहा था। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करना कुछ नहीं है, जैसा जैसा बोले ऐसा करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, 15 और 25 का औसत क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि औसत कभी भी दो संख्याओं का अगर निकालो तो दोनों को जोड़ लो, 15 जमा में 25 और बटे में 2। पहला तरीका तो ये है, 15 25 कितना होता है? 40 बटे में 2 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, आपको 15 और 25 का औसत पूछा है तो दोनों के बीच में देख लो कौन सी संख्या आ रही है। 15 और 25 10 का अंतर है, तो किसी में या तो इसमें 5 जोड़ दो या इसमें से 5 घटा दो, तो बीच की संख्या क्या आएगी? 20। 20 ही औसत हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस शॉर्ट ट्रिक है ये। और ये जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपका
ट्रेडिशनल मेथड है, यहां से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 150 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर का औसत क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया है औसत निकालना है तो दोनों का बीच का निकाल लो। 150 और 160 के बीच में क्या होगा? 155। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, ट्रेडिशनल मेथड से वो ही करना पड़ेगा आपको। औसत बराबर है 150 प्लस में 160 और बटे में क्या करोगे आप? 2 करोगे। तो 150 और 160 कितना होता है? 310 हो जाएगा, बटे में 2। 2 से जब इसको काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, आएगा 155 ही। ठीक है, तो आपको देखना है किस तरीके को आपको अपनाना है। दोनों के बीच का ले लो, 150 और 60 के बीच में क्या है? 155। यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 34। संख्या 1422 किससे विभाज्य है? 1422 जो है ये किससे विभाज्य है, ये बताना है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं, अब इसके लिए मुझे डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 4 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंतिम 2 अक्षर 4 से भाग होंगे, तो 4 से तो ये भाग हो नहीं रही। 4 पंजे 20 होता है, 4 सिंह 24 होता है, 4 से नहीं होगी। 5 से भी नहीं होगी। 5 से भाग होने के लिए जो आपका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होना चाहिए? या तो 0 हो या 5 हो। 0 या 5 होना चाहिए, तभी 5 से भाग होगी। तो 2 तो कट गए। 10 से भी नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि इसके अंत में 0 नहीं है। अगर अंत में, इकाई के अंक में या अंत में 0 हो तभी वो 10 से भाग हो सकती है। बचा क्या? 9। तो 9 ही ठीक हो जाएगा। ऑप्शन काट दिए, है ना। अब बच्चे इसको 1 बाई 1 भी चेक कर सकते हैं। अब 9 से क्यों होगी ये भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए 1422 है ना। आप 9 से करके देख लीजिए, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 से जब भी वो संख्या भाग होगी जब उसके अंकों का जोड़ जो है वो 9 से भाग हो जाएगा, है ना। तो 4 और 1 5, 2 7, 2 9। अब जोड़ 9 आ रहा है, 9 तो 9 से भाग हो ही जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 9 से भाग होगी। ठीक है, बच्चे इसको जो है करेंगे, पेपर में टाइम वेस्ट करेंगे नालायक। पहले पूरी संख्या को 4 से भाग करेंगे, फिर 5 से, फिर 9 से, जब उत्तर आएगा। तो आप इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है, विभाज्य जो आपके रूल हैं उनको याद करें। जैसे 9 एकम 9, बचा 5, 52 हो गया। 9 पंजे 45, बचा कितना? 7, 2 और 9 अट्ठे 72। तो ये 9 से पूरा पूरा भाग हो गया 158 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 1/10 का दशमलव रूप क्या होगा? ठीक है, 1/10 का दशमलव रूप, तो नीचे 1 जीरो है तो 1 के पहले जीरो लग जाएगी, तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 2 और 4 का एलसीएम कितना है? ठीक है, 2 और 4 का लघुत्तम समावर्तक कितना है? आप क्या करोगे? 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब नहीं जा रहा, तो अब आप लिखोगे एलसीएम बराबर 2 गुना में 1 गुना में 2, कितना आ जाएगा? 4। लेकिन ये तो आ गया ट्रेडिशनल मेथड से। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जिन भी 2 संख्याओं का लघुत्तम आपसे पूछा है 2 और 4 का, इनमें से बड़ी संख्या को ले लो और देखो क्या छोटी संख्या इसको भाग कर पा रही है। अगर भाग कर पा रही है तो यही लघुत्तम होगा, बड़ी संख्या ही लघुत्तम होगी। अगर नहीं कर पा रही है तो कौन सी चीज इस संख्या की इसमें नहीं है उसको इसमें गुणा कर दो, वो लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके बता दिए, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 9 के स्क्वायर का मान क्या होगा? 9 का वर्ग क्या होगा? तो भाई 9 का वर्ग होता है 81। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। कई बच्चे नालायक इसमें भी गुना करेंगे। 9 का पहाड़ा, 9 नाम 81। याद होगा ना आप लोगों को, कर लेना भाइयों पेपर में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 150% का दशमलव रूप क्या होगा? 150%, कुछ नहीं करना, 150% लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है प्रतिशत के लिए हटाने के लिए हम बटे में 100 करते हैं। 0 से 0 काट दो, अब नीचे 1 जीरो बची है
तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो पीछे क्या है 5, 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.5। ये सही हो जाएगा, 1.5 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 39, 600 रुपए में 10% खर्च करने पर शेष राशि क्या होगी? ठीक है, राशि कितनी है? 600 रुपए है। ठीक है, राशि कितनी है? 600 रुपए। अब इसको देखो, मैं शॉर्ट तरीके से भी कराऊंगा। खर्च किया 10%, 600 रुपए है, 10% खर्च किया, इसका मतलब है 600 गुना में 10 बटे में 100। ठीक है, इसका मतलब 60 रुपए उसने खर्च कर दिए। 60 रुपए खर्च कर दिए तो शेष राशि पूछा है, तो आप निकालोगे शेष राशि। शेष राशि कैसे निकालोगे? कुल राशि 600 थी, उसमें से 60 खर्च कर दिए, तो शेष राशि बची 540 रुपए। ठीक है, 540 जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप निकाल कैसे सकते हो भाई? 600 रुपए हैं, 10% खर्च किए और शेष राशि पूछी। अरे तो कोई भी चीज अपने आप की कितनी होती है? 100%। अब 10% उसने खर्च कर दी, बची कितनी? 10 तो खर्च कर दी, बची कितनी? 90 बची, 90%। तो सीधा 90% निकालो ना 600 का, 6 नाम 54, 540 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपकी अभी एग्जाम के बाद एक बैच जो आर्मी अग्निवीर का चलेगा, उसमें पूरा आपको मैथ को इजी तरीके से, अच्छे तरीके से है जो वो कराया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी और बड़ी ट्रिक के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 40, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? 25 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। तो देखो, पहले लड़के पूछा है तो पहले लड़के ही लेना है, पहले बॉयज और फिर गर्ल्स, और इनका अनुपात पूछा है, यानी कि 25:15 ये पूछा है। अब इसको 5 से काट दो, 5 पच्चे 25 और 5 से ये कटेगा, 5 दिया 15। अब तो ये किसी से नहीं कट रहा, तो यही अनुपात आ जाएगा, 5:3। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 48:54 का सरलतम अनुपात क्या होगा? 48 का और 54 का अनुपात पूछा है। आप देखिए, इसको काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24 और 3 नाम 27। ठीक है, अब किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 8:9 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, साधारण ब्याज का सवाल है। मूलधन दिया हुआ है, दर समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और हर मॉक टेस्ट में मैंने कराया है। मूलधन कितना है? 2500 रुपए। दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 2 साल, और बटे में क्या हो जाएगा? 100, है ना? तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से 250 की जब गुना करोगे कितना आ जाएगा? 500 रुपए। 500 रुपए का साधारण ब्याज उसको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 500 रुपए का ब्याज उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कि 200 मीटर को 25 सेकंड में तय करने वाली चाल क्या होगी? देखिए, दूरी दी हुई है आपको, दूरी दी हुई है कितनी? 200 मीटर। समय दिया हुआ है हमें कितना? 25 सेकंड, और हमसे चाल पूछी है। चाल क्या होती है? दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय चाल होती है। दूरी कितनी है? 200 मीटर। समय कितना है? 25 सेकंड। 25 से 200 को काटोगे, 8 बार कटेगा, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। इस चाल से चलना पड़ेगा, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना पड़ेगा। ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 44 को, कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 32 मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? देखिए, मैंने आपको बता रखा है, या तो आप सूत्र से भी कर सकते हो या सीधा भी कर सकते हो। इन चारों भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप, है ना? तो भाई पूरा ही ये यहां से लेके 1 2 3 4, 4 भुजाओं का जोड़ 32 है,
तो एक भुजा का कितना होगा, 4 से भाग कर दो सीधा, 8 सेंटीमीटर की भुजा होंगी, 8 मीटर की, है ना। 8, 16, 24 और 32। लेकिन आपको सूत्र से करना है तो सूत्र से भी करा देता हूं। ठीक है, यहां लिखोगे आप वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है, या 4 गुना में भुजा होता है, ऐसे लिखते हो। तो 4 गुना में भुजा होता है परिमाप, और 4 गुना में भुजा जो है वो दे रखा है आपका परिमाप 32। तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 32। ये 4 जो है भाग में आ जाएगा, बटे में 4, 4 से 32 को काटोगे 8, 8 मीटर जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, समकोण की माप कितनी होती है। तो समकोण की माप होती है आपकी 90। ठीक है, ये समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, समकोण इसको बोलते हैं। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें। पार्ट, ईस्ट, सीट, डोम। ठीक है, अब देखिए ये 1, 2, 3, 4 4 शब्द हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इनमें से कौन आता है। सबसे पहले डी आता है तो 4 आ जाएगा, उसके बाद ई आएगा तो 2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, 3 आ जाएगा। 4, 2, 1, 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47, दी गई श्रृंखला में कितने जेड हैं। जेड गिन लो भाई, इसमें कितने हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, सर्कल कर लो जेड को। एक ही जेड है, एक ही जेड है, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने जेड हैं, एक जेड है भाई। ठीक है, कितने जेड हैं, एक ही जेड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, FLIP और आइटम इतना है तो आई का कोड क्या है। आई देखिए दोनों में क्या सेम है, नहीं है तो कर लीजिए, नहीं है तो क्या करोगे, कर लीजिए। आई का कोड पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहां पे फ्लिप जो है, फ्लिप, इसको लिखा हुआ है 4, 5, 8, 3। उसके बाद आइटम जो है इसको लिखा हुआ है आपका 2, 3, 6, 9। ठीक है, अब देखिए आई यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे आई 2 आ रहा है, लेकिन ये इस कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये है जो हम कॉमन निकालते हैं ना, फ्लिप में और आइटम में देखिए कुछ कॉमन है, एक चीज कॉमन है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है और आई इसमें भी है। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए आप, इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन है, इन दोनों में आपको कुछ चीज कॉमन दिखेगी, बताइए क्या कॉमन है। तो वो एक ही संख्या है जो इनमें कॉमन है, वो क्या है, वो भाई साहब आपकी 3 है। तो आई जो है यहां पर 3 बैठा हुआ है, आई क्या है, 3। बाकी देखिए ना, 4 4 कॉमन नहीं है इनमें, 5 कॉमन नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है। एक ही चीज कॉमन है दोनों में, वो है आई, और आई का मान कितना हो जाएगा, 3। इस कंसेप्ट पे बैठा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, 34 लोगों की पंक्ति में एकता दाएं से 15वीं है, बाएं से उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, बाएं से स्थिति देखिए, ये एकता है यहां पे, ये टोटल जो है 34 लोग हैं। ठीक है, उसने बोला है दाएं से 15वीं है, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे वो 15वीं है, इसका मतलब है कि उसके दाएं तरफ 14 लोग हैं। अगर मैं इन 14 लोगों को हटा दूं तो उसकी आ जाएगी स्थिति बाएं से, यहां से स्थिति आ जाएगी। टोटल 34 लोग हैं यहां से यहां तक, इन 14 लोगों को मैं हटा देता हूं, तो जब 14 को 34 में से हटाऊंगा तो 20, इसका मतलब जो है 20वीं जो है उसकी स्थिति आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो वो खुद है 15, 15 को घटा दो आप, कितना आ जाएगा, 19। इसका मतलब ये हो जाएगा 19 लोग उसके दाएं हैं, बाएं हैं, 19 बाएं हैं, तो 19 तो ये हो गए, और 20वीं ये खुद हो गई एकता। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति है वो आ जाएगी 20वीं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए 50, श्रृंखला पूरी करें, पूरी करनी है श्रृंखला, क्या क्या दे रखा है, एन है,
उसके बाद आर है, वी है, जेड है, डी है और पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। श्रृंखला को पूरी करो। तो एन जो है ये 14 पे होता है, आर 18 पे, ये 22 पे, ये 26 पे, ये 4 पे। अब जब आप देखोगे 4 का अंतर है। इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं भाई। ठीक है, ये भी 4 है, तो 4 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, और 8 पे क्या होता है एच। ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आए हुए हैं, लेकिन लेटर्स पे नहीं, नंबर्स पे ही पूछे गए हैं। किस पे पूछे गए हैं? नंबर्स पे ही ये क्वेश्चन आए। तो नंबर्स पे आए या अल्फाबेट्स पे आए, आप करके आओगे, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो कराई जा रही है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी आर्मी अग्निवीर मॉक टेस्ट नंबर 14। देखते रहिए सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। आप अपनी तैयारी को जो है वो बहुत ऊंचे स्तर पर लेके जाएं और सिलेक्शन जो है उसको लेके आए दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, और आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत जो है उस पर डिपेंड करता है। मेहनत पे डिपेंड करता है, कितनी मेहनत आप करते हो। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल से। और दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आपके यार दोस्त हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और जो है वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। दोस्तों हमारे चैनल पे आर्मी अग्निवीर सैंपल पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे मॉक टेस्ट जितने अभी तक कराए हैं वो कराए जा चुके हैं, ऐड किए हुए हैं। आप उनको, जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनको देखे बिना ना जाएं, उनको देखें एक बार और तभी पेपर देने जाएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा दोस्तों, हम रात को अपना इवनिंग में 7 से 8 बजे के बीच में लाइव चलाते हैं, जो उस दिन का जो है वो जो आपका पेपर होता है एग्जाम एनालिसिस, उसका हम करते हैं। जो भी बच्चों के थ्रू हमें क्वेश्चन मिलते हैं हम उसी को आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप एनालिसिस को भी देख सकते हैं। जिन बच्चों का आज का पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पेपर करके आइए। ठीक है, पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, ज़्यादा जो टफ पेपर नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट पेपर पूछा जा रहा है। सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।